कभी भी कहीं भी हो सकता है। एक मुट्ठी आसमां बिना ढोल नगाड़ों के बदलते हैं बदलने वाले। जब देश को बदलने की बात आती है तब सबसे पहले बात होती है गांवों की। वे गांव जहां हमारी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा की जड़ें हैं। और जब इन जड़ों को कोई श्रद्धा और लगन से निरंतर सींचता है तो फिर ग्रीष्म में भी बसंत का एहसास होता है। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज मिलिए सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया श्रीमती ऋतु जायसवाल से बातचीत कर रहे हैं रणधीर ठाकुर। आप सभी का स्वागत है इनसे मिलिए के नए अंक में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आज जो हमारी मेहमान है वो ना ही इस राह पर चली बल्कि सच भी साबित किया। आज हम आपको मिलवाते हैं श्रीमती ऋतु जायसवाल जी से। ऋतु जी प्रखंड सोनबरसा ग्राम पंचायत सिंहवाहिनी की मुखिया है। 2013 में ये अपने ससुराल आई थी एक सुंदर गांव की कल्पना को लेके। जब इन्होंने यहाँ हालात गांव की देखी तो फिर इनके दिल में कुछ एक तूफान सा मचा और इन्होंने ठानी कि गांव के लिए कुछ करना है। 2018 में इन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। आदर्श युवा सरपंच सम्मान से भी इन्हें 2016 में सम्मानित किया गया। ऋतु जी, आपकी कहानी हम आप ही की जुबानी सुनते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं सभी सुनने वालों को मेरा मुखिया ऋतु जायसवाल का प्रणाम है। और मेरे बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं यही कह सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उनमें से हूँ जो कुछ बदलने के लिए आते हैं, जिनके मन में ये इच्छा होती है कि बहुत हुआ, अब बदलाव ज़रूरी है। शायद वही वो वक्त रहा होगा जब मैंने यहाँ के जो हालात देखे, कि मैंने बहुत जगह पे ये बातें बता रखी हैं कि क्या कंडीशंस यहाँ पे थे, कैसे हालात से गुजरना पड़ा। इवन जहाँ सड़कें नहीं थी, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं थी, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं थी। और वो वक्त था कि जब मैंने ये निर्णय लिया कि दिल्ली के लाइफस्टाइल को, दिल्ली के अपने घर को छोड़ूंगी और यहाँ रह करके यहाँ के बदलाव के लिए काम करूंगी। उसके लिए चाहे मुझे मुखिया बनना ही क्यों ना पड़े। घर में काफी विरोध हुआ कि मुखिया का, क्योंकि बहुत अच्छे नजरों से नहीं देखते थे। लगता था कि मुखिया मतलब कोई कमाने वाला या वैसा आदमी, जहाँ पे बहुत, चूंकि लोगों ने देखा है वो फर्क कि कैसे कोई मुखिया बनते ही तुरंत गाड़ियां खरीद लेना और इस तरह का, तो उससे दिखता है कि कहीं ना कहीं जनता के साथ हमेशा से ना इंसाफी होती रही है। तो लोग तैयार नहीं थे मेरे घर में, टाइम लगा थोड़ा कन्विंस करने में। फिर मैं मुखिया का इलेक्शन फाइट की, जहाँ पे मुझे 1800 से ज्यादा वोट से मेरी जीत हुई थी। और वहीं से मेरी मतलब एक दूसरे सफर की हम शुरुआत कह सकते हैं कि वहां से हुई। हम उस सफर के बारे में तो आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है और कुछ अपने स्टार्टिंग डेज के बारे में बताइए। बचपन से हमने पढ़ा है कहीं पे कि आप जब स्कूल में थी तभी से आपके अंदर वो भावना थी, आप एक लड़कियों की ग्रुप बना के आप सोशल वर्क करना चाहते थे। हमने ये भी पढ़ा है कि आपने अपनी मम्मी की साड़ी तक डिस्ट्रीब्यूट किए थे। बिल्कुल उन बच्चों में से थी जो कि अपना पॉकेट मनी जो है वो अपने पे खर्च करने के बजाय बचा के रखती थी कि मैं जरूरतमंदों को दूं। मेरे पास एक पूरी प्रॉपर लिस्ट होती थी। गांव में जो भी बुजुर्ग, ऐसी बुजुर्ग हैं जिसके बच्चे बाहर हैं या उनकी देखभाल प्रॉपर नहीं कर रहे हैं या अकेले पेरेंट्स हैं इस तरीके का, तो उनकी एक पूरी लिस्ट मेरे पास होती थी। ठीक है। और मैं क्या करती थी कि मुझे लगता था कि जो भी जरूरतें पैसे से, उनको दवा खरीद के देनी है या डॉक्टर के पास लेके जाना है। कितनी बार मैंने अपनी मम्मी की साड़ियाँ चुराई हैं उनको देने के लिए। और मेरी चोरी तब पकड़ी जाती थी जब वही साड़ी पहन के वो लोग कितनी बार घर आ जाया करती थी। पर डांट मुझे कभी भी नहीं पड़ी, क्योंकि शायद मम्मी कहती थी कि वो एक अच्छी जोड़ी थी। तो ये था, शायद वो बचपन में था। और लेकिन फिर बड़ी हो गई, शादी हो गई, लेकिन एक जो सपना था वो रह गया था, किसी दूसरों के लिए कुछ कर पाने का। मुझे लगता है कि आप जैसा सोचते हैं बचपन में या आपको लगता है कि मुझे ये करना है, उस सबको एक मौका जरूर मिलता है। आप उस मौके को या तो कितनी बार उसको एक पूरा करने की जिद आप ले लेते हैं या फिर बैकआउट कर जाते हैं, पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है। मुझे मेरा जो सपना था बचपन से दूसरों के लिए कुछ करने का, वो मुझे पंचायत के मुखिया के तौर पे वो मुझे मिल चुका था। और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ गाँव में कि मैं आपके लिए नहीं आई हूँ,
कोई ये कहता है ना कि आपने घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, दिल्ली की वैसी लाइफ छोड़ दी, तो मैंने कहा नहीं, वो सब मैंने आपके लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, वो मुझे अच्छा लगता है। आप सड़कों पे चले, आपके बच्चे पढ़े, आप एम्पावर हो, आपको रोजगार मिले, आपकी स्थिति पहले से बेहतर हो, ये सब देख करके मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। किसी और को खुश करने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं करती। आपके अंदर बचपन से वो जज्बा था, तो वो आपने इनहेरिट किन से किया? पता नहीं, मतलब ऐसे कुछ नहीं कह सकते। आसपास आप देखते हैं, घर में सीखते हैं जरूर। मेरे पापा का नेचर बहुत अच्छा था, उनका मैं देखती थी कि गरीबों के प्रति बहुत, कितनी बार वो अगर खाना खाने बैठे हैं, अगर कोई दरवाजे पे आ जाता था तो मम्मी कहती थी नाराज हो गई कि अब मैं और नहीं बनाऊंगी, तो पापा अपनी थाली बढ़ा देते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका रहता है, जो आपको मिला होता है अपने से बड़ों से, तो ये तो रहता ही है। एज ए स्टूडेंट अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में ऋतु कैसी थी? मेरा सेम नेचर ही रहता था। कभी समटाइम्स मैं बहुत साई भी रहती थी, समटाइम्स मुझे लीडरशिप भी आता था। अगर कुछ मुझे वहां भी गलत दिखता था तो मैं मतलब फाइट करती थी कि नहीं, ये चीजें नहीं है। तो वो मेरा रहता था स्कूल में भी, एक लीडरशिप वाला जो एक नेचर है वो था मुझे। प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, सब में नंबर 1 आना, इस तरह की चीज़ें थी। पढ़ाई में मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में मैं बहुत एक्टिव रहती थी। आपकी शादी किस साल में हुई? 1996 दिसंबर। और आप 2013 में यहाँ पे आए, तो ये जो बीच का वक्त था, ये आप कहाँ थी उस दौरान? आपकी ज़िंदगी कैसी थी, क्या कर रही थी आप? ये था कि शादी हो गई और घर वालों ने थोड़ी जल्दी कर दी। उनको लगा कि ठीक है, लड़का IAS है, अलाइड है, अच्छे जॉब में है, तो थोड़ी जल्दी उन्होंने कर दी। बट मैं भी बहुत खुश थी। एक फैमिली मेरी पहले से भी काफ़ी अच्छी रही है। पापा एक काफ़ी सफल बिजनेसमैन थे, फिर शादी भी अच्छे परिवार में हुई। तो ये कह ले कि मैंने लाइफ में कमी क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, मुझे नहीं पता। क्योंकि जो कहते हैं ना कि हाँ, सोना का चम्मच लेके पैदा हुआ है, कटोरी लेके पैदा हुआ, वैसे ही हालात में मैं पली। कभी क्या तकलीफ होती है मुझे पता नहीं। कभी किसी को अगर रोड के किनारे ऐसे हालात में देख लिए, कभी दिल्ली में मैं होती थी और रेड लाइट पे कभी कोई भीख मांगने के लिए आ गया या मंदिर के किनारे, तो मुझे लगता था कि बस यही तकलीफ है लाइफ में। ये लोग कितने बेचारे लोग हैं कि इनको ऐसे किसी से मांग के अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ रही है। इससे ज़्यादा भी लाइफ में कुछ तकलीफ़ें होती हैं, ये मुझे नहीं पता थी जब तक कि मैं यहाँ पे आ नहीं गई और यहाँ के लोगों के हालात नहीं देखे, तब तक मुझे नहीं पता थी। काइंड थी, लेकिन ऐसा नहीं था। मतलब लाइफ को बिंदास जीना, पार्टी जाना, वीकेंड्स मनाना। जिम का मुझे बहुत क्रेज़ रहता था, वो मैं जाती थी। मॉडलिंग मैंने किए हैं और 5 किलोमीटर जिस दिन मैं वॉक नहीं करूँ उस दिन ऐसा संभव ही नहीं था। तो जैसे एक लाइफ होता है, और बच्चों को टाइम देना, बच्चों के साथ रहना, और 2 बच्चे हैं मेरे, आर्यन, अवनी। तो वो लाइफ ऐसे कैसे बीता पता नहीं। बच्चों को बड़ा किया, और अभी बच्चे मेरे, एक बेटी मेरी इस बार 10th देगी, बेटे ने 12th का एग्ज़ाम दिया है। तो वो नहीं पता चला, एक फैमिली थी और एक अच्छा लाइफस्टाइल था, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, तो यही था और क्या। लेकिन वो सब तब तक रहा जब तक कि मैं गांव नहीं आ गई थी। तो ये जो मतलब फेज था, आप एक होम मेकर के रोल में थी, आप परफेक्ट होम मेकर के रोल में थी, और जब आप यहाँ आई तो फिर आपका नज़रिया चेंज हो गया। यहाँ पे जो पहले तो 2 साल मैंने बताया कि 2013 में आई, तो ऐसा नहीं था कि मैं 13 में आई और यहीं रहना शुरू कर दिया। जो तकलीफ़ें यहाँ की देखी और उसकी वजह से मैं दिल्ली जाती थी। फिर वहाँ से कभी किसी NGO को बोला कि कुछ करा दो, कुछ भी करके वहाँ करा दो, तो लोगों ने सपोर्ट किया। 2-3 NGO ने यहाँ पे आके बेहतर काम किए, लोगों को ट्रेनिंग, मशरूम की ट्रेनिंग, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग, सिलाई की ट्रेनिंग, कंप्यूटर की ट्रेनिंग, ये सब मैंने किया। लेकिन इन सब चीज़ों से हालात बदल नहीं रहे थे। सड़कों की स्थिति ठीक नहीं हो रही थी, लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही थी, लोगों में की स्थिति वैसी ही बनी हुई थी। तो फिर मैंने जो यहाँ पे मुखिया थे उनको मैं बोलती भी थी कि आप लोग कैसे काम करते हो, क्यों नहीं चीज़ें बदल रही हैं, आप लोग के पास फंड है, सब कुछ है, फिर हालात क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं। तो कह रहे बहुत आसान होता है दिल्ली से आकर के भाषण देना, और आते हैं आप लोग इसी गाड़ी में बैठ के और चले जाते हैं, यहाँ रहिए, फिर पता चलेगा कि कैसा लगता है। तो मुझे एक चैलेंज की तरह लगा। मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बदलना और बदलाव इतना इम्पॉसिबल है कि वो कभी बदल ही नहीं सकता। हालात कैसे भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोशिश की जाए तो बदल सकता है। फिर मैंने उसको कहा कि ठीक है, मैं बनती हूँ मैं मुखिया। तो लोगों को लगा कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मुझे पता चला कि इलेक्शन होने वाले हैं, नॉमिनेशन चल रहे हैं। मैं अपने बच्चों को घुमाने लेकर के आई थी
और मैंने नॉमिनेशन फाइट किया। मैंने लोगों को समझाया कि अब तक तो आप लोगों ने जाति के नाम पे वोट किए हैं और आज इस कंडीशन में है कि आपके पास ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना शिक्षा है, ना चिकित्सा है। ऐसे हालात में आप हैं अब तक, और यहाँ मैं आप लोगों के लिए अपनी फैमिली छोड़ने के लिए तैयार हूँ, उनसे दूर रहने के लिए तैयार हूँ जिनके बिना मैं 1 मिनट नहीं रहती। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर आपका चुनाव सही होगा तभी सही लोग चुन के आएंगे, और मुझे लगता है कि लोगों ने काफ़ी अच्छे वोट मार्जिन से मेरी जीत भी हुई। 1800 से ज़्यादा वोट से जीती थी मैं। उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे पहले तो था कि पंचायत को ODF करना, खुले में शौच की जो आदत थी वो बहुत बुरी थी। मेरा उस वक्त मैं बताऊं मेरे 16 kg वेट कम हो गया था, क्योंकि सड़क के किनारे की जो गंदगी थी और जो महिलाओं को जिन हालात में मैंने देखे यहाँ पे, तो मुझे लगा कि नहीं, जो भी काम होगा लेकिन सबसे पहले पंचायत को ODF करना। और मुखिया बनने के 2 महीने के अंदर यहाँ पे 2500 टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट हुए, जो कि पूरे देश में इतने टॉयलेट्स कहीं नहीं बने हैं, कहीं नहीं। जहाँ किसी भी घर में टॉयलेट नहीं था, लगभग 2-4 घरों की बात छोड़ दे, वहाँ आज हर घर में 1 नहीं 3-3, 4-4 टॉयलेट है। मेरे पंचायत में अभी ये है कि आप अगर आपको अगर विभाजन करना है, बंटवारा करना है, तो आप बाद में करेंगे, पहले टॉयलेट बनाएंगे। एक ऐसे हालात को छोड़ के फिर यहाँ आके रहना जहाँ पे ना बिजली की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी। आप उस टाइम में नए आए होंगे यहाँ पे, तो लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम उस दौरान मेरे ख्याल से रही होगी। तो आपके लिए कितना मुश्किल था प्रैक्टिकली यहाँ आके रहना और फिर उस पर अपने परिवार को छोड़ के रहना यहाँ पे? जब बच्चों को मैं लेके आई थी और बच्चों ने भी यहाँ के हालात देखे थे, तब मेरी बेटी ने कहा भी था मुझसे, छोटी थी वो, क्लास 6 में थी उस टाइम पे, तो उसने मुझसे कहा भी था कि मम्मा अगर आप घर में रहोगे तो आप 2 बच्चों की लाइफ बना पाओगे, अगर आप यहाँ रह के काम करोगे तो आप बहुत सारे बच्चों की लाइफ बना पाओगे। अगर उस वक्त बच्चे मुझसे ये कह देते कि नहीं मम्मा आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपको यहाँ नहीं रहना है और आपको हमारे साथ चलना है, या मेरे हस्बैंड कहते कि अगर पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, घर छोड़ के, छोटे बच्चों को छोड़ के तुम यहाँ रहोगी, तो शायद मैं ना यहाँ पर कुछ बदलाव कर सकती थी। और अगर किसी तरह से लड़ झगड़ के मैं आती तो गिल्ट में चली जाती कि मैंने कहीं ना कहीं से अपने बच्चों के साथ जस्टिस नहीं किया है, और जो मुझे उनकी देखभाल करनी चाहिए थी वो मैंने नहीं किया। लेकिन उनका जितना सपोर्ट रहा मेरे हस्बैंड का और बच्चों का, मैं बता नहीं सकती हूँ, उसका परिणाम बस दिखा सकती हूँ, जो कि जिसकी वजह से हम महसूस कर पा रहे हैं। आप कुछ इमोशनल भी हो गए, तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि सपोर्ट, बहुत अनकंडीशनल सपोर्ट उन्होंने आपको किया। यहाँ जब आप आई, सब कुछ देखा, आपने फैसला लिया कि परिवर्तन लाना है, चेंज मुझे लानी है, कौन कौन सी मुसीबत आपके रास्ते में आई और कैसे आप उनसे निकली? यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें थी यहाँ पे, मतलब हर एक रास्ते पे जैसे होता है ना कि आप कहीं एक कदम सोचते हैं कि बढ़े, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो परेशानी किया है, सच में बता रही हूँ, कि जो भ्रष्ट तंत्र है ना, मतलब मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि एक अगर बुजुर्ग को एक वृद्धा पेंशन कराने के लिए जाना है और उसके पास यहाँ से 25 किलोमीटर जाने के लिए 10 रुपये या 20 रुपये नहीं है उसके पास कि वो टेम्पो लेके, ऑटो लेकर के वो वहाँ तक जाए, ब्लॉक तक। वैसे कंडीशन में भी वो 100 रुपये अपनी मुट्ठी में दबा के रखता था बहुत मजबूती से। 25 किलोमीटर उस बुजुर्ग के लिए आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना मुश्किल होता होगा पहुँचना, लेकिन 100 रुपये वो रखता था ताकि जब उसको पता था कि RTPS काउंटर पे जब वो जाएगा तो बिना 100 रुपये ढीले किए हुए उसका वृद्धा पेंशन पास नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से बहुत लड़ना पड़ा मुझे। आवास योजना के जो पैसे थे वो लोगों को सही से नहीं मिलते थे, और बहुत सारी चीज़ें। मुझे लगता है ना कि आप ये नहीं कह सकते कि महिला होने के नाते आपको क्या तकलीफ़ें और या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुझे ये लगा कि महिला हो या पुरुष हो, अगर वो ऑनेस्ट है तो उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग जो हैं जो उस तंत्र में घुसे हुए वो शायद आपको बहुत आसानी से आपका काम करने नहीं देते। कई बार मुझसे लोग पूछते भी हैं कि मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत अच्छा काम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। प्रॉब्लम यह है कि लोग अपना काम करना भूल गए हैं। जिस दिन लोग सिर्फ अपना काम करना शुरू कर देंगे शायद इतनी समस्याएं नहीं रहेंगी जितनी है। गाँव के लोगों का सपोर्ट कैसा था? ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया, पुरुषों ने? हम समझ पा रहे हैं। महिलाओं का सपोर्ट तो मुझे पहले दिन से ही था। फर्स्ट डे से ही महिलाओं ने बहुत एकदम ब्लाइंडली मुझे सपोर्ट किया। यहाँ तक कि ये स्थिति थी कि महिलाओं को बहुत बुरी तरह से पीटा जाता था। जब मैं आई तो वो बहुत
कह सकते कि खत्म हो गया। वो कहती थी कि अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया या मुझे पीटा तो मैं मैडम जी को बता दूंगी या मुखिया जी को बता दूंगी। तो मैं कहीं ना कहीं से वो पुरुषों में वो एक डर जो था कि नहीं पनिशमेंट हो सकती है या कुछ भी, तो जहाँ पे इतने बुरी तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से, मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ पे महिलाओं को आत्महत्या करने का बहुत ज़्यादा था कि जब उन्हें जब बुरी तरह से मारा पीटा जाता था उनके साथ, वो सुसाइड कर लेती थी। और वो संख्या यहाँ पे साल में आप ये कह सकते हैं 8 से 10 महिलाएं ऐसी होती थी जो कि यहाँ पे गलफस्सू बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, और बड़ा इजीली वे में उसको लोग लेते थे कि उसने जो है सो फांसी लगा लिया या गलफस्सू करके वो मर गई, लोकल लैंग्वेज में यहाँ बोलते हैं। वो जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो। ये भरोसा दिलाने पे कि नहीं तुम्हारी भी जिंदगी है और तुम्हें जिंदगी जीनी है, मुझे लगता है कि मैं कामयाब रही महिलाओं के लिए। तो पुरुषों का क्या काम होता है, पहले दूर से देखते हैं, अच्छा आई है कर रही है ठीक है, फिर उनको लगता है अरे रोड भी बन गया, अरे बिजली भी आ गई, अरे पानी भी आ गया, हर घर में पानी पहुंच रहा है, हर घर में बिजली पहुंच गई, एक रोड क्या इतने सारे रोड बन रहे हैं। तो मतलब फिर वो धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं बेहतर काम कर रही हैं और हमारा चुनाव जो था वो सही था। तो मुझे यहाँ के लोकल सपोर्ट मेरे गांव के लोगों का बहुत रहा, अकेले तो करना बहुत मुश्किल होता है। क्रिटिसिज्म, हम जब भी कुछ नया करते हैं और जब चेंज लाने के लिए कुछ करते हैं तो क्रिटिसिज्म होता ही है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो आपको नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे और आपको अपने काम करने से रोकेंगे। ऐसी कुछ बातें आपको याद आती है? बहुत ज़्यादा। जैसे क्या होता है ना, गांव की व्यवस्था थोड़ी अलग है। मान लीजिए कि आंगनवाड़ी सही तरीके से काम नहीं करा और आपने कुछ एक्शन लिया, तो वो जो आंगनवाड़ी चला रही वो गांव में ही किसी न किसी की बहू है, तो वो पर्टिकुलर एक हमला सा हो जाता था। मुझे नहीं पता कि भाई वो पर्टिकुलर किस जाति से है या क्या है, लेकिन अगर मैंने स्टार्टिंग में ये होता था कि मैंने किसी के अगेंस्ट में कुछ ऐसा करा, फैसला ले लिया या शिकायत कर दी, तो होता था कि मैडम तो मतलब जाति पे लोग ले लेते थे। ये एक माइंडसेट बहुत गंदा है। और अब गांव की स्थिति देखिए, जो भी शिक्षक होते हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, वो भी पंचायत से होते, जो पंचायत शिक्षक के तौर पे जिनकी नियुक्ति होती है वो भी पंचायत से। आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते, आप आंगनवाड़ी पे कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि वह आपके ही लोग होते हैं, आपके ही किसी की बहू है, किसी का बेटा है, कहीं स्कूल में शिक्षक है, आपके पंचायत से ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को कम करने के लिए अगर बेहतर ये हो कि नहीं ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव का हो या एक पंचायत से दूसरे पंचायत की अगर बहाली हो, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। अरुण जी IAS अलाइड हैं, तो वो जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है, आपने उस तरह से कुछ हेल्प ली? क्योंकि लोगों के मन में अक्सर ऐसा आएगा कि आपके हस्बैंड IAS हैं तो आप उनसे भी सपोर्ट ले सकते हैं, तो उस पहलू के बारे में हमें कुछ बताइए। बिल्कुल भी नहीं। मैं एक बताना चाहती हूँ कि मैं RWD के प्रधान सचिव से जब मैं मिलने गई, मेरे पास एक पूरी फाइल तैयार हो गई थी कि इतने वर्षों में हमारे यहाँ एक भी रोड नहीं बनी है और लोग आज भी पगडंडियों पे हैं। तो पहले तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि एक महिला मुखिया अकेले, ना साथ में कोई हस्बैंड, ना देवर, ना ससुर, कोई नहीं, और वो प्रधान सचिव से मिलने आई और मेरा प्रॉपर कार्ड उनके पास गया, तो थोड़ा उनको आश्चर्य लगा। फिर उन्होंने जब मुझे बुलाया, जो भी उनके दिमाग में आया, मैं गई और मैंने कहा कि भाई ये है, ऐसे हालात हैं और मेरे पास आज की डेट में एक भी सड़क हमारे पंचायत को नहीं है। 6 महीने हमारे पंचायत की लाइफ एक जगह स्टक हो जाती है, हम बाहर नहीं निकल सकते। तो मुझे लगता है कि उनको तब तक मैंने ये नहीं बताया, मैंने यही बताया कि मैं एक पंचायत में मुखिया हूँ और मुझे मेरे पंचायत के लिए मुझे जस्टिस चाहिए, आप मुझे रोड चाहिए। ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है। खटिया एम्बुलेंस पे हैं हम लोग, 2016 की बात, हम लोग खटिया एम्बुलेंस पे थे तो थे, पगडंडियों पे चलते थे तो चलते थे, सड़क नहीं थी तो नहीं थी। फिर बताए तो बोले मुझे नहीं पता कि अभी ऐसे हालात हैं। मैंने कहा आप प्रधान सचिव हैं। तब तक भी मैंने नहीं बताया था कि मैं मेरे हस्बैंड भी IAS अलाइड है और या मैं इस जगह से हूँ, कुछ भी नहीं। और तब भी लोगों ने मदद किया, बाद में हालांकि वो जाने, लेकिन तब तक भी मैंने कुछ भी नहीं बताया था। हर जगह मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती थी। मुझे ऐसे नहीं लगता था कि मैं अपने हस्बैंड के बारे में बताऊं और ये कहूं कि मेरा काम आसान हो जाए। उल्टा जहाँ ये चीज़ अगर हुआ भी कहीं, तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे हुआ कि अच्छा ठीक है, बहुत देखते हैं कैसे काम करती है ये जो काम एक साधारण मुखिया के लिए करना आसान रहता था, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता था कि अच्छा पता नहीं क्यों ये ऐसा है, ये एटीट्यूड कि अच्छा देखते हैं कैसे कर लेती है, ये रोकने की प्रवृत्ति है। मगर जितना ये रोकने की प्रवृत्ति दूसरों में आती गई, मेरे अंदर वो चीज़ उतनी ही जिद आती गई कि मुझे करना है। जिद्दी मैं हूँ बचपन से। एक बात ये भी है, मैंने जैसे एक बार जो कदम बढ़ा दिया वो बढ़ा दिया। फिर मुझे कोई गिल्ट नहीं कि एक बार जो डिसीजन ले लिया कि गांव बदलना है तो बदलना है, गांव में रहना है तो रहना है,
क्या थे नहीं थे, क्या लाइफ स्टाइल थी, वो जिक्र अब नहीं होना है। वो चीज़ें मुझे लगता है कि कभी कभी जिद्दी होना अच्छा होता है। अगर जिद पॉजिटिव चेंज की तरफ अगर ले जाए तो बहुत अच्छी बात है जिद तो। अभी आप कितना समय यहाँ बिताती है और परिवार से अभी कैसे मिलना होता है? अरुण जी से कब मिलती हैं? छुट्टियों में वो यहाँ आते हैं या आप वहाँ जाती हैं? मैंने ये रखा है कि 25 दिन तो मैं गांव में रहती हूँ, और 5 दिन में जितनी भी मीटिंग्स होती है मैं एक साथ 4.5-5 मीटिंग एक साथ अपना इस तरह से रखती हूँ कि मैं जाऊँ 4-5 दिन, अपना मेरी मीटिंग भी हो जाए, बच्चों से हस्बैंड से मिलना भी हो जाए। लेकिन यह है कि पंचायत का मुखिया रह के आप बहुत ज़्यादा दिन अलग नहीं रह सकते, तो ये रहता है कि 25 दिन तो मेरा कम से कम गांव में बीतता ही बीतता है। और छुट्टियों में हस्बैंड भी घर आते हैं, छुट्टियों में बच्चे भी आते हैं। शुरू के 2 साल मैं दिल्ली नहीं गई, स्टार्टिंग के 2 साल तक मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरी आदत है, जो जैसे मैं रह रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बार बार वहाँ जाने से मुझे लगे कि मैंने गलती कर दी, वो कंफर्ट वो सब कुछ। क्योंकि मेरा जो घर था वो पूरा मतलब झोपड़ी छप्पड़ का था, और आई थी तो लंबे लंबे घास उगे हुए थे कैंपस में। और रात जो मैंने पहले बिताई थी यहाँ पे, जब मेरे हस्बैंड और बच्चों को मैंने वापस भेज दिया था, वहाँ पे चारों तरफ करेत और कोबरा के बीच में मैं रही थी मच्छरदानी लगा के। और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, एक लालटेन जलाया था, मैं थी और मेरा मच्छरदानी था, और बहुत सारे हमारे दोस्त थे जो अभी भी आसपास रहते हैं। आप जब यहाँ पे काम करना शुरू की और फिर अरुण जी और बच्चे यहाँ आए और उन्होंने आपका काम देखा, तो फिर उन लोगों के दिल में क्या था और फिर उन्होंने आपको उस दौरान क्या बात कही है? नहीं, डेफिनेटली मैंने जैसे बताया कि मैं 2 साल तक गांव मतलब दिल्ली गई नहीं। मैंने बच्चों को कहा कि छुट्टियों में आप लोग मुझसे मिलने गाँव आएंगे, मैं दिल्ली नहीं जाऊँगी। यानी जब भी छुट्टी, ताकि आप गांव से आप लोग का भी कनेक्शन बना रहेगा और बच्चे भी समझें कि गांव क्या होता है, कैसे होता है, मम्मी कैसे रह रही हैं, किस तरह के हालात में रह रही हैं, क्या उनको सामना करना पड़ता है। वो जितना देखते गए यहाँ पर आकर के, उतने ज़्यादा वो मुझे और सपोर्ट करते चले गए। मुझे परेशान नहीं करते थे कि मम्मा अब आओ आओ आओ, वो कहते थे आप वहीं रहो, हम लोग ठीक हैं। और इस तरीके से अब उनसे पूछे तो ज़्यादा अच्छा है कि उनको कैसा लगता है। पर मुझे तो यही कहते हैं कि मुझे प्राउड फील होता है कि मेरी वाइफ बहुत अच्छा काम कर रही है और मेरी जगह को बदल रही है, तो वो मेरे हस्बैंड को बड़ी बात लगती है। बच्चे खुश होते हैं अगर उनको, वो प्राउड फील करते हैं कि मम्मा अच्छा काम कर रही हैं। इस पूरे सफ़र में कुछ ऐसे लम्हे, ऐसे यादगार पल जो आप कभी नहीं भूल पाएंगी, जो आपके दिल के बहुत करीब है? जब मैं यहाँ आई थी तो देखा कि 13 साल 14 साल में बच्चियों की शादियाँ करा दी जाती थी। उस चीज़ को रोकने के लिए जो हमारा सिलाई सिखाने प्रशिक्षण का जो अभियान चला कि लड़की जब 17 साल की होगी तभी हम उसे सिलाई सिखाएंगे, और 18 साल पे अगर आप अपनी बेटी की शादी करते हो तो साथ में एक सिलाई मशीन भी पंचायत की तरफ से उपहार स्वरूप मिलेगा, ताकि लड़की जब यहाँ से जाए तो एम्पावर होकर के जाए, एक गुण लेकर के जाए। वो मेरे लिए खुशी का एक पल होता है। जैसे कि सड़कें नहीं थी और अब लोग पक्की सड़कों पे चल रहे हैं, इतने सारे पुल पुलिये, रोड, गली नाले, सब कुछ 1 साल में 2 सालों में जितना हुआ उन्होंने आज़ादी के 70 सालों में भी उतना नहीं देखा था। तो मुझे लगता है कि अगर आप जिस जगह पे हैं, जिस काम के लिए अगर आप अपनी ईमानदारी से करते हैं तो आप सफल होते हैं। कुछ ऐसे घटनाएं थी, जैसे कि विधवा थी यहाँ पे और उसे बहुत बुरी तरह मारा पीटा जाता था। फिर मैंने समझाया कि उसके ससुर को कि आप इसको प्रॉपर्टी अलग दे दीजिए, इसके बच्चे हैं, ये जैसे भी होगा ये खुद पालेगी और अपना काम करेगी, आप इतनी बुरी तरह से मत मारा पीटा कीजिए। पहली बार पंचायत में ऐसा हुआ कि एक विधवा को उसका अधिकार मिला, जहाँ बिल्कुल नौकरों की तरह रखा जाता था। और विधवा हो गई इसका मतलब आपका कोई खुशी नहीं है आपकी, आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे उनको प्रॉपर्टी में राइट दिलवाना, और आज वो बढ़िया काम कर रही है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा रही है। तो ये जो बदलाव होता है ना, वो एक इतना कमज़ोर व्यक्ति के बारे में बताओ जिसकी अपनी ज़मीन होते हुए, अपना घर होते हुए किसी दूसरे ने उस पर कब्जा कर रखा था। सरकार के नोटिस के बावजूद भी कि सीओ जो है वो पुलिस की उपस्थिति में उसको घर दिलाए, लेकिन सभी उसमें नाकामयाब थे। लेकिन किसी तरीके से बात करके हमने उसको उसके घर में दिया। खुशियाँ बहुत छोटी छोटी होती है, किसी का घर दिला करके, किसी को आप छोटा सा काम कराने में सहयोग कर दो, किसी अनाथ बच्चे के चेहरे के मुस्कान का कारण बनो, किसी गरीब विधवा के चेहरे का मुस्कान का आप कारण बनते हैं, किसी के लाइफ को आप बेहतर कर पाते हैं, उससे मुझे खुशी मिलती है। हमने कहीं पढ़ा है आप ट्रेंड भरतनाट्यम और कथक डांसर भी हैं,
तो ऐसे और आपकी लाइफ के कौन से पहलू हैं जो लोग नहीं जानते हैं? मैं बहुत बेहतरीन बॉन्साई मेकर हूँ, बहुत अच्छा बॉन्साई प्लांट बनाती हूँ और मुझे लैंडस्केपिंग ग्रीन हाउस बनाने की मैं एक्सपर्ट हूँ। तो मुझे गार्डनिंग का बहुत ही शौक रहा है स्टार्टिंग से। डांसिंग तो मेरा पैशन रहा है, कथक और भरतनाट्यम, सालसा, बैले, ये सभी डांस फॉर्म मैंने किए हैं। मुझे तो शायद मैं भूल भी गई हूँ, इतने टाइम से नहीं किया है पंचायत में आकर के, तो वो सब रहा है। लेकिन इसके अलावा जो था वो मुझे प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा था, गार्डनिंग का बहुत था। तो मैंने बॉन्साई में मुझे काफ़ी अच्छे अवार्ड मिले हैं और वो मैंने किए हैं, ये मेरा पैशन रहा है। 2018 में ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने आपको चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया। वो कैसा पल रहा आपके जीवन में? उसके बाद फिर इंस्पिरेशन और मजबूत हुई होगी। मैं यही बताना चाहती हूँ कि पता है इतना ज़्यादा वैक्यूम है ना, जैसे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ काम हुआ ही नहीं है। मुझे आज भी लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं क्या कर रही हूँ। मुझे सच में नहीं लगता कि मैंने क्या किया है, क्योंकि ज़रूरतें इतनी ज़्यादा है, करने के लिए इतना कुछ है कि आपकी थोड़ी थोड़ी सी कोशिश भी है, वो लोग उसको ऐसे मतलब ले रहे हैं कि मतलब वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ भी। तो आप सोचिए कितनी ज़रूरत है, ज़रूरतें जितनी ज़्यादा है, अगर काम करने वाले जेन्युइनली अगर वो उनकी संख्या भी बढ़ जाए तो शायद हम जल्दी ही लोगों की तकलीफ़ों को या समस्याओं को दूर कर पाएंगे। तो मुझे उस वक्त में लगा कि अच्छा, मेरे छोटी छोटी कोशिशों को, मेरी छोटी छोटी जो मैं प्रयास करती हूँ उसको भी मतलब उपराष्ट्रपति के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाना और वहाँ सम्मानित करना मेरे लिए बड़ी बात थी। और वो सब चीज़ें हैं जो मुझे और भी ज़्यादा मेरे लिए मैं कह सकती हूँ कि आगे के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि नहीं, मुझे अब ये करते रहना है। और तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने पंचायत का मान सम्मान बढ़ाया, अपने ज़िले का, अपने राज्य का, अपने देश का। हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक सन तो फर्स्ट यू विल हैव टू बर्न लाइक सन। तो और आप निरंतर मेहनत कर रही हैं। अब से 5 साल बाद आपका क्या व्यू है? आप कैसे देखती हैं अपने आप को, इस गांव को? मुझे लगता है कि एक पंचायत को बदलने के लिए कम से कम आपको 20 साल चाहिए, क्योंकि जिस पंचायतों के बारे में सुन के मैंने निर्णय लिया कि जब वो बदल सकता है तो ये क्यों नहीं बदल सकता। जैसे कि मैंने हिवरे बाजार के बारे में सुना था, पोपटराव पवार जी के बारे में सुना था, अन्ना हजारे जी के बारे में सुना, रालेगांव सिद्धि जो गांव है वहाँ के बारे में। तो मुझे लगा कि जब वहाँ पर चीज़ें बदल सकती हैं, वहाँ भी कंडीशन इससे भी ज़्यादा खराब थे, बिल्कुल सूखाग्रस्त एरिया था और आज वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। जहाँ पे एक बॉटल शराब में लड़कियों की शादी तय हो जाती थी और आज वहाँ हर घर के सामने गाड़ी लगी है। तो वो मैंने देखी थी एक डॉक्यूमेंट्री, जिसने मुझे और भी मोटिवेट किया था कि मैं अपने गांव के लिए भी ऐसा करना चाहती हूँ। फ़र्क क्या है कि बिहार में गांव पंचायतें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं कि जनसंख्या 11,000, 12,000, 13,000 के करीब है, जबकि जो पोपटराव पवार जी का या रालेगांव सिद्धि जो गाँव है अन्ना हजारे जी का, वहाँ पे 1200, 1300 की संख्या होती है। तो वहाँ पे काम करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है छोटी जनसंख्या में। यहाँ पे करना, चूँकि एरिया बड़ा है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। तो ये फ़र्क है बाहर के गांव में और यहाँ के उसमें। तो कुछ हमारे माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो ना मैं यूथ के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि जिनको लगता है कि उनको बदलाव के लिए काम करना है, या जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, या जो एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि पंचायत एक बेहतर अवसर है कुछ सीखने के लिए। जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आप सबसे जो लोएस्ट जो इलेक्शन है, जो बिल्कुल नीचे की जो यूनिट है, वो आप फाइट करिए। अगर आप बहुत ऊंचे पे भी जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि पहले आप ग्रास रूट लेवल की जो समस्याएं हैं पहले आप उनको समझिए। तो पंचायत पॉलिटिक्स में आए, चाहे वो वार्ड मेंबर बने, समिति बने, मुखिया बने, वो बने। अपने देश को अगर उनको समझना है तो पहले पंचायतों को समझना पड़ेगा, गांव की समस्या को समझना होगा, तभी वो बेहतर समझ पाएंगे अपने देश को और एक बेहतर नागरिक साबित कर पाएंगे खुद को। रितु जी, आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुभकामनाएं देते हैं आपको, आपके आने वाले जीवन की, और आपके मार्ग पर आप डटकर चल सके, यूं ही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इनसे मिलिए का ये अंक बस यहीं तक। मुझे यानी विनीत कुमार ठाकुर को
चलने की अनुमति दीजिए। अगले अंक तक के लिए नमस्कार।